आज हम लोग प्रकार्यात्मक विश्लेषण करेंगे, लेकिन इससे पूर्व स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का जो इंटेलेक्चुअल रूट्स हैं वो मैंने आपको लिखकर बतलाया है। इसमें मूलतः टैलकॉट पार्सन्स और रॉबर्ट मर्टन की हम चर्चा करते हैं। टैलकॉट पार्सन्स की जो कंट्रीब्यूशन है उनको पार्सन्स सिस्टम ऑफ एक्शन स्कीमा, द पैटर्न वेरिएबल्स, द फंक्शनल सिस्टम प्रॉब्लम्स जिसे एजिल कहा जाता है, और सोशल चेंज। रॉबर्ट मर्टन की जब बात करते हैं, थियरीज ऑफ मिडिल रेंज, क्लैरिफाइंग फंक्शनल एनालिसिस, मर्टन्स थ्योरी ऑफ डिविएंस, द रोल सेट, इन सब के माध्यम से हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम फंक्शनल एनालिसिस या प्रकार्यात्मक विश्लेषण करेंगे। पहले आपको मोटे मोटे तौर पे बता दिया जाए प्रकार्यात्मक का अभिप्राय क्या होता है। प्रकार्यात्मक का अभिप्राय उस क्रिया से होता है, उस व्यवहार से होता है, उस कार्य से होता है जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना योगदान दे, जिससे समाज में सॉलिडारिटी, समाज में एकता बनी रहे, उस कार्य को हम प्रकार्य कहकर संबोधित करते हैं। प्रकार्यात्मक विश्लेषण के अंतर्गत क्रिया के प्रभावों अथवा योगदान को क्रियाओं के कुलक के संदर्भ में मूल्यांकित किया जाता है, जिसका कि प्रकार्य एक भाग है। कोई भी क्रिया इसलिए सतत चलती रहती है क्योंकि वह साकल्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यहाँ हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम क्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं समाजशास्त्र में, तो हम क्रिया को मूल्यांकन के संदर्भ में करते हैं। क्रिया का मूल्यांकन कुलक के संदर्भ में, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ के संदर्भ में करते हैं, और उन क्रियाओं का योगदान संपूर्णता को बनाए रखने में क्या है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर हम एक उदाहरण को समझने के द्वारा समझने का प्रयास करें तो हमें समझ में आएगा। जैसे धड़कन, हमारे हृदय धड़कता है, हमारे दिल के धड़कन की जो क्रिया है वो शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हृदय अपने आप में एक एंटिटी है, उसका धड़कना हृदय की क्रिया है, लेकिन हृदय की क्रिया या दिल की जो क्रिया है, हार्ट की जो धड़कन है, वह धड़कन पूरे शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देती है। हृदय जब धड़कता है तो हृदय की धड़कन केवल हृदय को बनाए रखने में योगदान नहीं देती है, अपितु वह सारे शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देती है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, कहते हैं उसके दिल की धड़कन रुक गई, यानी अब उसका शरीर कार्य नहीं कर रहा है। तो हृदय का धड़कन एक क्रिया है जो कि शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अंतःक्रिया की व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर प्रकार्य की अवधारणा को समझा जा सकता है। तो अब जब हम समाजशास्त्र में प्रकार्य शब्द की बात करते हैं, प्रकार्य की अवधारणा की बात करते हैं, तो हम क्या देखेंगे? अंतःक्रिया की जो व्यवस्था है, अंतःक्रिया के लिए जो व्यवस्था का निर्माण किया गया है, उसका प्रकार्य का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जब क्रिया का प्रभाव व्यवस्था को बनाए रखे तो उसे हम प्रकार्य कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्रिया कब प्रकार्य कहलाती है? क्रिया तब प्रकार्य कहलाती है जब वह व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देती है। इस दृष्टिकोण से जब हम व्यवस्था को बनाए रखने की बात करते हैं, तो इस दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि विवाह की संस्था समाज के लिए प्रकार्यात्मक है, क्योंकि इस संस्था के माध्यम से प्रजनन एवं बालकों का भरण पोषण संभव होता है। अब समाज के अंदर विवाह एक व्यवस्था है, और इस विवाह समाज के लिए प्रकार्यात्मक है, लाभकारी है। क्यों लाभकारी है? हमने कहा ये इसलिए प्रकार्यात्मक है क्योंकि इसके द्वारा समाज को नए सदस्य प्राप्त होते हैं प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा, और केवल नए सदस्य प्राप्त नहीं होते, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें सामाजिक प्राणी भी बनाया जाता है। तो जो बच्चों का जन्म हुआ है उनका लालन पालन किया जाता है, उनका समाजीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार विवाह समाज के लिए प्रकार्यात्मक है। समाज की निरंतरता भी इसी पर निर्भर करती है।
संरचनात्मक समाजशास्त्र की तरह प्रकार्यवाद समाज को व्यक्ति का मात्र योग नहीं मानता। दोनों में अंतर यह है कि प्रकार्यवादी समाज की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं, जबकि संरचनात्मक समाजशास्त्री प्रकार्य को संरचना का प्रभाव मानते हैं। यहाँ पर दोनों के दृष्टिकोण में हमें थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है। क्या अंतर दिखाई देता है? प्रकार्यवादी समाज की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं। वे कहते हैं समाज में जो परिस्थिति का निर्माण होता है, भूमिका का निर्माण होता है, समाज की आवश्यकता के आधार पर होता है। समाज में जो संस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो सब समाज में इसलिए हैं क्योंकि वे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो यानी समाज में पहले सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन संस्थाओं का, इन सब का निर्माण होता है। और संरचनात्मक समाजशास्त्री प्रकार्य को संरचना का प्रभाव मानते हैं, यानी वो कहते हैं पहले सामाजिक संरचना है और संरचना के निर्माण के बाद उसको निर्मित करने वाली इकाइयाँ अपने भूमिका का पालन करती हैं। तो इन दोनों में सिर्फ यही अंतर है। प्रकार्यात्मक विश्लेषण या प्रकार्यवादी समाजशास्त्री प्रकार्य को महत्व देते हैं और संरचनात्मक समाजशास्त्री प्रकार्य को तो महत्व देते हैं, लेकिन वे प्रकार्य को संरचना का परिणाम मानते हैं। संरचनात्मक समाजशास्त्री ये तर्क देते हैं कि हमारे पैर हैं इसलिए हम चलते हैं। प्रकार्यवादी का तर्क यह है हमारे चलने के लिए आवश्यक ही हमारे पैर हो। हमारी सामाजिक प्रथा का कोई ना कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य होता है। इस उदाहरण से क्या संरचनात्मक समाजशास्त्री कहते हैं कि हमारे पैर हैं इसलिए हम चलते हैं। चलना पैर का परिणाम है। वे कह रहे हैं चलना हमारी आवश्यकता नहीं है, चूंकि हमारे पैर है इसलिए हम चलते हैं। प्रकार्यवादी कहते हैं चूंकि हमें चलना है इसलिए हमारे पैर हैं। तो दोनों के दृष्टिकोण में हमें यहाँ पर अंतर दिखाई देता है। इसलिए कहा जितनी भी सामाजिक प्रथाएं हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य का होना अनिवार्य होता है। बिना उस लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति करे बिना वह जीवित नहीं रह सकती है। व्यक्तियों की क्रियाओं के अनेक ऐसे प्रभाव होते हैं जिनके बारे में व्यक्तियों को कोई आभास ही नहीं होता और ना ही वे उनके प्रयोजन की परिधि में आते हैं, लेकिन उनके प्रभाव समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ हम कहना क्या चाह रहे हैं कि व्यक्ति कई बार एक ऐसी क्रियाएं करता है, ऐसी प्रथाओं रीति रिवाजों का पालन करता है जिसको कोई आभास ही नहीं है, लेकिन वह समाज के लिए अनिवार्य होते हैं, समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और व्यक्ति उनका संपादन करता है। अनेक लोग ये सोचते हैं कि वे मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि वे भगवान की पूजा करना चाहते हैं, जो कि उनकी आस्था की अभिव्यक्ति है। आप और मैं भी यही सोचते हैं हम मंदिर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेरी ईश्वर में आस्था है और ईश्वर में आस्था होने के लिए मैं ईश्वर के मंदिर में जाती हूँ। पर प्रभाव रूपेण मंदिर जाना व किसी धर्म में विश्वास करना समूह विशेष में परस्पर एकता का भाव बढ़ाता है, जिसका प्रत्यक्ष आभास व्यक्ति को नहीं होता। इस बात को आप समझ लीजिए। आप मंदिर किस भावना से जा रहे हैं? क्योंकि मेरी ईश्वर में आस्था है और अपनी आस्था की अभिव्यक्ति के लिए आप मंदिर में जाते हैं। प्रकार्यात्मक समाजशास्त्री कहते हैं कि लेकिन वास्तविकता में क्या है, मंदिर जाने की जो प्रक्रिया है या जो धर्म है, ये धर्म क्या करता है, ये धर्म की जो प्रक्रिया है वो हमारे अंदर एकता उत्पन्न करती है। धर्म में जो विश्वास है वो समूह विशेष में परस्पर एकता उत्पन्न करता है और हमारे को पता ही नहीं है कि हमारा मंदिर में जाना हमें हमारे धर्म से जुड़े लोगों के बीच में एक गहन संबंध की स्थापना करता है, हमारे संबंधों में इंटेंसिटी लाता है, हमारे अंदर एक सामूहिक एकता उत्पन्न करता है। इसका हमें आभास ही नहीं होगा। हम तो यंत्रवत मंदिर जाते हैं और अपनी पूजा प्रार्थना कर आ जाते हैं, लेकिन सब कॉन्शियसली, जिसे मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन कहते हैं। लेटेंट फंक्शन, इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या है, हमारे अंदर इस धर्म के कारण सामूहिक एकता उत्पन्न होती है। धर्म का प्रकार्यात्मक व्याख्या उसके व्यक्ति और समूह पर प्रभाव के आधार पर समझा जा सकता है। धर्म व्यक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक उपचार के साधन के रूप में भी कार्य करता है
और साथ ही समूह में एकता व समरूपता का भाव भी उत्पन्न करता है। यहाँ पे इन्होंने कहा धर्म की यदि हम व्याख्या करते हैं प्रकार के आधार पर तो हम दो स्तर पर व्याख्या कर सकते हैं, एक तो व्यक्ति के स्तर पर और एक समूह के स्तर पर। जब हम व्यक्ति के स्तर पर व्याख्या करते हैं तो मनोवैज्ञानिक उपचार के रूप में हम धर्म को देखते हैं और कहते हैं व्यक्ति को मॉरल सपोर्ट मिलता है, व्यक्ति को अपनी समस्याओं से जूझने के लिए ताकत मिलती है, इसलिए हम इसको मनोवैज्ञानिक उपचार भी कहते हैं। और साथ ही समूह में एकता और समरूपता का भाव भी उत्पन्न करता है। समाज को व्यवस्थित व संरचनात्मक स्वरूप प्रदान करने में धर्म का महत्व इस बात से परिलक्षित होता है कि यह संस्था सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक है। कहने का अभिप्राय कि धर्म की अवधारणा समाज की संरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, तभी तो यह सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है, यानी सभी समाजों में सभी समय में यह हमें देखने को मिलता है। धर्म जनजाति समूह में पाया जाता है और आधुनिक जटिल समाजों में भी। यह विज्ञानवाद व तकनीकी विकास के आधार पर व्यक्ति अपने व्यवहार को तर्कयुक्त मानता है। मैलिनोव्स्की ने आदिम समाज में जादू व धर्म के प्रकार्यात्मक प्रभावों की विशद व्याख्या की है। विशद यानी विस्तार से व्याख्या की है। यानी हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, धर्म को समझाने का किस मायने में उदाहरण देने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्म एक संस्था है और ये संस्था सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। और ये सार्वकालिक और सार्वभौमिक क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा समाज की आवश्यकता की पूर्ति होती रही है। तो हमने कहा धर्म आदिम समाज में भी पाया जाता रहा है और आधुनिक समाजों में भी देखने को मिलता है। मैलिनोव्स्की ने आदिम समाज के अंदर जो धर्म पाया जाता है उसकी विस्तार से व्याख्या की है और उन्होंने कहा उस समाज के अंदर जो धर्म का स्वरूप है वह जादू पर आधारित है। आदिम समाजों में व्यक्ति के बीमार होने पर जादू टोनों का सहारा लिया जाता है। इस आम बात वहाँ देखने को हमें मिलती है। जादू और बीमारी से ठीक होने में परस्पर कोई तार्किक अथवा आनुभाविक संबंध नहीं है। यदि हमें कहा जाए तार्किक आधार पर समझाया जाए कि जादू और बीमारी में कोई सहसंबंध है तो नहीं समझाया जा सकता, लेकिन आदिम जनजातियां जो हैं इसमें अपना विश्वास रखती हैं और इसी के आधार पर वे अपनी समस्या का समाधान भी पाती हैं। हम देखते हैं इनमें तार्किक संबंध न होते हुए भी उस समाज में व्यक्ति जादू का सहारा लेकर बीमारी का इलाज करने में विश्वास करते हैं। आदिम समाज में जहाँ की आधुनिक वैज्ञानिक औषधि शास्त्र का ज्ञान लोगों को नहीं है और ना ही बीमारी के कारणों से परिचित होते हैं, वहाँ जादू का उपयोग इलाज के लिए प्रकार्यात्मक होता है। यहाँ पर जादू अंधविश्वास नहीं है। यहाँ आदिम समाजों के लिए जादू प्रकार्यात्मक है, उस समाज की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला है। उस समाज में यदि कोई बीमार हो जाता है तो उनकी धारणा है कि यही जादू उनको बीमार से स्वस्थ करता है। अज्ञान व अनभिज्ञता के कारण उस समाज में ऐसे संस्थात्मक साधन की आवश्यकता होती है जो कि उन्हें बीमारी से मुक्त होने का तरीका बता सके। और अगर हम आधुनिक समाजों में भी देखें, जब डॉक्टर्स आपको जवाब दे देते हैं, आपके किसी परिजन का, आपके किसी मित्र को बीमारी हो जाती है, डॉक्टर आपको जवाब दे देता है तो कहता है आप ईश्वर से दुआ कीजिए। और फिर आप क्या करते हैं, आप सारे जादू टोनों के से अपने परिजन का इलाज कराने का प्रयास करते हैं। आधुनिक समाज में व्यक्ति जादू का सहारा न लेकर औषधियों के उपयोग में अपना इलाज कराता है, लेकिन कभी कभी असाध्य रोग में कई व्यक्ति जादू टोनों का सहारा भी लेने लगते हैं, क्योंकि अब उनके लिए जादू प्रकार्यात्मक है, क्योंकि अब वो अपने परिवारजन को जीवित रखना चाहते हैं, तो अब वह विश्वास उनमें पुनः जीवित होने लगता है। जादू आदिम समाज के लिए प्रकार्यात्मक है, जबकि आधुनिक समाज के लिए अप्रकार्यात्मक। हमारे आधुनिक समाज के लिए अप्रकार्यात्मक क्यों है? आधुनिक समाज जिसे हम जटिल समाज कहते हैं, वहाँ विज्ञान का विकास हो गया है, मॉडर्न मेडिसिन्स हैं, डॉक्टर के पास जाकर हम अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं, इसलिए जादू हमारे लिए अप्रकार्यात्मक है। लेकिन आदिम समाजों के लिए वह आज भी प्रकार्यात्मक है। अतः प्रकार्यात्मक अथवा अप्रकार्यात्मक होना अनेक स्थलों पर समय व काल रूपेण सापेक्ष है। यानी किसी कार्य का, किसी गतिविधि का प्रकार्यात्मक अप्रकार्यात्मक होना समय स्थान सापेक्ष है। किसी समाज में एक क्रिया प्रकार्यात्मक हो सकती है तो दूसरे समाज में वही क्रिया अप्रकार्यात्मक भी हो सकती है। जादू उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
मिथकों और पौराणिक विधान का भी प्रकार्यात्मक स्वरूप होता है। प्रथाएं, परंपराएं किसी काल विशेष में प्रकार्यात्मक होती हैं, जबकि अन्य कालों में अप्रकार्यात्मक होती हैं। समय के साथ ये प्रक्रियाएं बदलती हैं। घूंघट प्रथा उदाहरण के लिए किसी समय पे प्रकार्यात्मक थी, लेकिन आज वह अप्रकार्यात्मक हो गई है। अतः प्रकार्यात्मक या अप्रकार्यात्मक समय के साथ परिवर्तित होता है। और केवल हम हिस्टोरिकल पीरियड की बात नहीं कर सकते, हम संदर्भ में आधुनिक या वर्तमान समय में भी हम देख सकते हैं कि एक क्रिया जो भी आप कर रहे हैं वह प्रकार्यात्मक हो सकती है और एक संदर्भ में वही क्रिया अप्रकार्यात्मक होती है। जैसे कि बच्चे को डांटने की प्रक्रिया जो है एक संदर्भ में प्रकार्यात्मक हो सकती है, तो दूसरे संदर्भ में वह अप्रकार्यात्मक या हानिकारक भी हो सकती है। हर वस्तु, घटना, प्रक्रिया, क्रिया का कोई ना कोई प्रभाव तो होता है, और जो कि व्यवस्था अथवा अव्यवस्था के लिए समन्वयकारी उपयोगी होते हैं। कोर्ट में ऐसे बटन होते हैं कि जो बंद करने के प्रयोग में नहीं हिलाए जाते, लेकिन फैशन के कारण उन्हें उपयुक्त माना जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी क्रियाएं घटित होती हैं जो कि समाज के लिए प्रकार्यात्मक भी हो सकती हैं, अप्रकार्यात्मक भी हो सकती हैं और अप्रकार्यात्मक भी हो सकती हैं। प्रकार्यात्मक विश्लेषण की पद्धति का औपचारिक निरूपण रॉबर्ट मर्टन ने 1949 में किया था। मर्टन द्वारा प्रस्तुत पैराडाइम प्रकार्यवादी की विवेचना का बहुत ही सरल तरीके में आपने इसको प्रस्तुत किया है, और आपने इसके अंतर्गत हमें बताया प्रकार्यात्मक विश्लेषण का आरंभ उस इकाई की पहचान से होता है जिसको समाजशास्त्री विश्लेषित करना चाहता है। ये सामाजिक संरचना का कोई पक्ष हो सकता है जिसके अंतर्गत कोई भूमिका, एक संस्थापक प्रतिमान, सामाजिक प्रक्रिया, एक विशिष्ट मानदंड इत्यादि लिए जा सकते हैं। दूसरे चरण में उस इकाई का अर्थ स्पष्ट किए जाते हैं। जो लोग इस प्रक्रिया में सहभागी होते हैं उसके लिए इसका क्या अर्थ होता है, संपूर्ण समाज के लिए उस इकाई का क्या अर्थ है। विवाह के तुरंत पश्चात जैसे ससुराल से भाई का बहन को घर लेकर आने की प्रथा का अपना अर्थ रहा है। नए घर में जो कि अपरिचित व विलग है, नए रिश्ते हैं, नए व्यक्ति हैं, उनसे परिचय बोध व आत्मीयता में समय लगना स्वाभाविक है। सामाजिक व मानववैज्ञानिक दोनों आधारों पर लड़की को शीघ्र बुलाकर सामान्यता एवं आत्मीयता का पुनः बोध कराकर पुत्री को माता पिता एक सहजता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं जिनका हमारे यहाँ प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। तीसरे चरण के अंतर्गत उस इकाई के वस्तुपरक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। वस्तुपरक यानी जो हमें दिखाई देता है। अगर इनके प्रभाव व्यवस्था को वातावरण से जोड़ने में सहायक होते हैं तो हम उनको प्रकार्यात्मक कह सकते हैं, और अगर वह प्रभाव सामंजस्य को शिथिल करते हैं तो हम उनको अप्रकार्यात्मक कह सकते हैं। अगर उन प्रभावों को सदस्य अभिज्ञान देते हैं अगर उन प्रभावों को सदस्य अभिज्ञान देते हैं तो उन्हें हम प्रत्यक्ष प्रकार्य कहते हैं, और जब सदस्य प्रभावों को अभिज्ञान नहीं देते तो उसे हम परोक्ष प्रकार्य लेटेंट फंक्शन कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।